इसी दौरान में कांस्टेबल ने तमाम राइफलें जेब में ढेर कर दी थी। उजाला फैलता जा रहा था। मेरा ज़हन इस सूरत हाल पर बहुत तेज़ी से गौर कर रहा था। अगर हम इंस्पेक्टर को ले भी जाते तो फ़ौरन ही इसके अगवा की इतला पुलिस को मिल जाती, फिर पूरे आलाबाद की पुलिस हमारे पीछे लग जाती। वो लोग चश्मे ज़दन में शहर की नाकाबंदी कर देते और हम लोग किसी चूहे की तरह पकड़े जाते। क्या सोच रहे हो कामरान? एहसान की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। जल्दी करो, वक्त बिल्कुल नहीं है हमारे पास। मैं सोच रहा हूँ कि हमें। मेरा जुमला अधूरा रह गया क्योंकि सायरन की करख्त आवाज़ ने सन्नाटा मजरू कर दिया था। भागो कामरान, पुलिस की गाड़ियाँ इसी तरफ आ रही हैं, एहसान ने वहशत ज़दा लहजे में कहा। मैंने इंस्पेक्टर की कनपटी पर ज़ोरदार हाथ रसीद किया तो वो कटे हुए दरख्त की तरह औंधे मुँह ज़मीन पर गिर गया। मैं झपट कर जीप में सवार हो गया। दूसरी तरफ से एहसान भी सवार हुआ और जीप का इंजन स्टार्ट कर दिया। अच्छे मियाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने इन्हें आवाज़ भी दी मगर कोई जवाब नहीं मिला। अच्छे मियाँ को छोड़ो, एहसान ने कहा, इनसे ज़्यादा तुम खतरे में हो। ये कहकर इसने झटके से जीप आगे बढ़ा दी। सायरन की आवाज़ अब बिल्कुल नज़दीक आ गई थी। मैं मुसलसल पीछे की तरफ देख रहा था। सूरज तुलू हो चुका था, इसलिए मुझे सब कुछ वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। अचानक मुझे पुलिस की 2 जीपें नजर आईं। वो बहुत बरक रफ्तारी से हमारे पीछे आ रही थी। फिर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने एहसान से रिवॉल्वर लेकर 2-3 जवाबी फायर किए तो पीछे वाली जीपों की रफ्तार सुस्त हो गई, मगर वो अब भी हमारे पीछे आ रही थी। एहसान बहुत महारत और बरक रफ्तारी से ड्राइविंग कर रहा था, मगर पुलिस जीप के ड्राइवर भी बहुत मशाक थे। वो किसी भी तरह हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। कामरान, एहसान ने कुछ सोचते हुए कहा, अगले मोड़ पर मैं जीप की रफ्तार कुछ कम करूंगा, तुम वहीं उतर जाना। मैं पुलिस को अपने पीछे लगा कर ले जाऊंगा। नहीं एहसान, मैंने सख्त लहजे में कहा, अपनी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूंगा। पागल हो तुम? एहसान चिढ़कर बोला। मौका देखकर मैं भी जीप छोड़ दूंगा। इसमें भला क्या खतरा है मेरी जान को? फिर अगर मैं पकड़ा भी गया तो खान साहब 1 घंटे के अंदर अंदर छुड़ा लेंगे। तुम्हारी बात और है, तुम पर बहुत संगीन नौइयत के इल्ज़ामात है। मेरी बात मान लो प्लीज़। मैं अजीब शशोपंज में मुब्तला हो गया। मुझ पर बाकी इतने संगीन इल्ज़ामात थे कि मेरा बचना मुहाल था। ये सोच विचार का वक़्त नहीं है कामरान, एहसान ने चीख कर कहा। मैं अगली मोड़ पर जीप की रफ्तार कम करूँगा, तुम छलांग लगा देना, फिर बाएँ हाथ की सीमत में चले जाना। वहाँ एक आबादी है। फिर इसने मेरी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और बोला, खुदा हाफिज़ कामरान, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। फिर वो विंडो स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गया। तैयार हो जाओ, मोड़ आने ही वाला है। मैंने घूम कर देखा, पुलिस की गाड़ियाँ भी बरक रफ्तारी से हमारे पीछे आ रही थी। वो शायद आलाबाद का नवाही इलाका था। सड़क के दोनों जानिब दरख्त और खुदरू झाड़ियाँ उगी हुई थी। मोड़ काटते ही एहसान ने जीप की रफ्तार कुछ कम कर दी। मैंने पायदान पर लटक कर अपने जिस्म को तोला और मखसूस अंदाज में समेट कर जंप लगा दी। मैंने 2-3 कलाबाजियाँ खाई। मेरे घुटनों और कमर में अच्छी खासी चोट लगी थी, मगर ये वक्त चोटों पर तवज्जो देने का नहीं था। मैं फुर्ती से झाड़ियों में एहसान की जीप पलक झपकते में बहुत दूर निकल गई। मुझे झाड़ियों में छुपे हुए मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। आगे सायरन की आवाज़ एकदम वाज़ेह हो गई। फिर पुलिस की दोनों जीपें सन्नाटे से गुजर गईं। इनके जाने की कुछ देर बाद मैं झाड़ियों से निकला और एहसान की बताई हुई सिमत में रवाना हो गया। शदीद सर्दी के बावजूद इस भाग दौड़ में मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। अब ठंडी हवा मेरे भीगे हुए जिस्म से टकराई तो मुझे शदीद सर्दी का एहसास हुआ। मेरे जिस्म पे सिर्फ एक बारीक सा कुर्ता और पजामा था। घर से रवाना होते वक्त मैंने जिस्म के गिर्द गर्म चादर लपेटी थी जो अफरा तफरी में वहीं गिर गई थी। मेरी जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं थी। ये सोचकर मैं होल के रह गया कि बगैर पैसों के मैं क्या करूँगा। खाली जेब होने की सूरत में इंसान की आधी मौत तो पहले ही वाक़ई हो जाती है। कम से कम मेरे साथ तो यही मसला था। अगर मेरी जेब में कुछ रकम होती तो मैं इतना परेशान न होता। इस अजनबी मुल्क और अजनबी शहर में भला कौन मुझे पनाह दे सकता था? ज़रूरी तो नहीं था कि हर आदमी अच्छे मियाँ ही की तरह सोचता हो। अब मैं आबादी तक पहुँच चुका था। वो आलाबाद का कोई नवाही गाँव था। मेरे दाएँ तरफ चंद कच्चे पक्के घर थे और बाएं तरफ दूर तक खेतों का सिलसिला फैला हुआ था। मैंने रुक कर चंद लम्हे गौर किया, फिर आबादी में जाने के बजाय खेतों की तरफ निकल गया। सूरज पूरी तरह तुलू हो चुका था। हर तरफ धूप फैली हुई थी, मगर धूप में भी वो तमाज़त नहीं थी जो सर्दी को कम कर सकती। खेतों से ज़रा हटकर कुछ फासले पर दरख्तों का एक झुंड था। मैं इसी तरफ बढ़ गया। दरख्तों के झुंड में किसी किसान ने एक झोंपड़ी बना रखी थी जो बाहर से नज़र नहीं आई थी। झोंपड़ी के बाहर दरख्त के नीचे एक चारपाई पड़ी थी, मगर इस वक्त वो खाली थी। झोंपड़ी का दरवाज़ा भी भिड़ा हुआ था। मैं दबे पाँव झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। दरवाजे से कान लगाकर अंदर की सुनगुल लेने की कोशिश की, मगर वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने दरवाजे को धकेला तो वो खुल गया। मैंने अंदर झांका, वहाँ कोई भी नहीं था। एक तरफ प्याल और खुश्क घास का ऊंचा सा ढेर था, दूसरी तरफ मिट्टी का एक हुक्का, छोटी सी एक अंगीठी और मिट्टी के कुछ बर्तन पड़े थे। बाहर की निस्बत यहाँ सर्दी भी कम थी। मैंने दरवाज़ा दोबारा भीड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता प्याल की तरफ बढ़ गया। मैंने रात होने तक यहीं छुपने का फैसला कर लिया। अब मैं भी ख़तरे में था। झोंपड़ी का मालिक किसी भी वक्त आ सकता था, मगर फौरी तौर पर मुझे कोई और सूरत भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर प्याल के इस ढेर में घुस
गया। प्याल के सख्त तिनके मेरे चेहरे और गर्दन पर चुभ रहे थे, मगर मुझे वो तकलीफ़ बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि प्याल में घुसते ही सर्दी का एहसास जाता रहा। जब जिस्म को थोड़ा सा आराम मिला तो मुझे नींद आने लगी। वैसे भी मैं रात के 3:30 बजे तक एहसान से बातें करता रहा था, इसे अपनी माजी के वाक़यात सुनाता रहा था। वही सुनाते सुनाते मुझे नींद आ गई। फिर फजर की नमाज से पहले मेरी आँख खुल गई थी। इसके बाद ये अजाब नाजिल हो गया था। मैंने अपनी जिस्म को अच्छी तरह प्याल में छुपा लिया कि अगर मैं सो भी जाऊँ तो फौरी तौर पर मुझे कोई देख न सके। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई और मैं इर्द गिर्द से बेखबर हो गया। मेरी आँख खुली तो किसी के बुलंद आवाज़ में गाने की आवाज़ आई। शायद झोंपड़ी का मालिक वापस आ गया था। मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितनी देर तक सोता रहा हूँ। प्याल में छुपे होने की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि बाहर दिन है या रात हो चुकी है। अचानक झोंपड़ी के बाहर से कोई बोला, रामू भैया आ जाओ। हरी भैया अंदर से कोई बोला। फिर कोई खांसता हुआ अंदर आ गया। आने वाला बहुत बुरी तरह खांस रहा था। रामू ने कहा, हरी भैया तुम इस खांसी का इलाज क्यों नहीं करते? ये तो बढ़ती ही जा रही है। अरे अपना कैसे होश है रामू भैया? हरी भाई हाँपते हुए बोला। फिर अचानक इसका लहजा दुखी हो गया। मुझसे गरीब आदमी को भगवान बेटी क्यों देता है, और बेटी देता है तो इसे सुंदरता क्यों देता है? कैसी बातें कर रहे हो हरी भैया? बेटी तो ठीक ठाक है ना, इसी का तो रोना है रामू भैया। हरी ने गलुगीर लहजे में कहा। कल शाम इसे छोटे ठाकुर ने देख लिया। सुबह होते ही इनका आदमी मुझे बुलाने आ गया। मैं गया तो छोटे ठाकुर ने कहा कि अपनी बेटी को काम करने के लिए हवेली भेज दिया करो। मैंने कहा कि सरकार मेरी घर वाली तो पहले ही बीमार है, पुष्पा तो अभी बहुत छोटी है। फिर क्या बोला वो? रामू एकदम संजीदा हो गया। कहने लगा, वो तुझे छोटी नज़र आती है बुड्ढे, सीधी तरह इसे हवेली भेज देना, वरना तू मुझे अच्छी तरह जानता है। बड़े ठाकुर के देहांत के बाद तो छोटे ठाकुर ने वो पर पुर्जे निकाले हैं कि बड़ी मालकन तक को झिड़क देता है। गरीब की बहू बेटी की तो कोई इज्जत ही नहीं है, रामू ने नफरत भरे लहजे में कहा। पर अब मैं क्या करूं कि अपनी भोली भाली फूल सी बच्ची को इस पापी के हवाले कर दूं? हरी सिसकने लगा। नहीं हरी भैया नहीं, रामू ने जल्दी से कहा। मर्द होकर रोते हो, फिर क्या करूं रामू भैया? मुझे बताओ मैं क्या करूं? मेरे बस में होता तो इस हथियारे छोटे ठाकुर का खून कर देता, मगर खून तो अब भी कर सकता हूँ। हरी की आवाज़ में अजीब सी वहशत थी। मैं पुष्पा का खून कर दूंगा। रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है कि वो एक ही बार मर जाए। क्या बक रहे हो हरी भैया? तुम अपने हाथों से अपनी बिटिया का खून करोगे? हो सकता है छोटे ठाकुर को किसी काम करने वाली की ज़रूरत हो। नहीं रामू भैया मुझे बहलाओ मत। इससे पहले छोटे ठाकुर ने बसंती के साथ क्या किया है क्या तुम नहीं जानते? राधा और निर्मला के साथ जो कुछ हुआ है इसे भी पूरा गाँव जानता है। नहीं रामू भैया मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं पुष्पा को अपने हाथों से मार दूंगा। हरी बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरा दिल जैसे कोई मुट्ठी में लेकर मसलने लगा। मैंने सोचा क्या दुनिया भर में यही कुछ होता है? मेरे अपने मुल्क में भी गरीबों पर यही जुल्म हो रहा था। यहाँ भी चेहरे बदले थे, मज़हब बदला था, मगर वही कुछ हो रहा था। हरी ने जिस अंदाज में बेटी को कत्ल करने की बात की थी, इससे मुझे यकीन था कि वो वाकई इसे मार देगा। वो इसके अलावा और कर भी क्या सकता था? अचानक मेरी नाक में प्याल का कोई तिनका घुस गया। मेरी नाक में बुरी तरह सिरसिराहट हुई और मेरे लाख जब्त करने के बावजूद मुझे ज़ोरदार किस्म की छींक आ गई। वो दोनों बोलते बोलते एकदम खामोश हो गए। फिर रामू डपट कर बोला, कौन है? बाहर आओ। इसने चंद लम्हे तवक्कुफ़ किया, फिर चीख कर बोला, बाहर आओ वरना मैं डंडे से तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। फिर वो हरी से बोला, हरी भैया तुम ज़रा दूसरे गाँव वालों को बुला लो। गाँव वाले आ जाते तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाती। मैं ये सोच कर तेज़ी से बाहर निकल आया। झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था। खुले दरवाजे से रोशनी अंदर आ रही थी। इसका मतलब ये था कि अभी अंधेरा नहीं हुआ था। वो दोनों लाठियाँ हाथों में उठाए खड़े थे और हैरत से मुझे घूर रहे थे। मुझे अंदाज़ा था कि इस वक्त मेरा हुलिया बहुत मजाका खेज़ होगा। मेरे बालों में घास फूस और झाड़ झंकाड़ होंगे। कपड़ों पे तो पहले ही गर्द की तय चढ़ी हुई थी। इनमें से एक डपट कर बोला, कौन हो तुम और इस झोंपड़ी में क्या लेने आए हो? इसकी आवाज़ सुनकर मुझे इल्म हुआ कि वो रामू है, जिसका बदन मजबूत और हाथ पैर भरे भरे थे। सर के बाल सफ़ेद थे, मगर इसका जिस्म जवानों की तरह कसरती था। इसने फिर सख्त लहजे में पूछा, मुँह से फूटो, कौन हो तुम? क्या चोरी करने आए थे? मैंने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया और बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ चाचा। मुसाफिर हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैंने आवाज़ में दर्द पैदा करने की कोशिश की। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। मुझे ये झोंपड़ी नज़र आई तो मैं यहीं छुप गया। अच्छा तुम वो हो? रामू ने कहा। पुलिस वाले गांव में तुम्हें ढूंढ भी रहे थे। वो यूं चौंका जैसे इसे कोई ख़ास बात याद आ गई हो। तुम मुसलमान हो? इसने पूछा। पुलिस वाले कह रहे थे कि कत्ल और डकैती का एक मुलजिम हवालात से भाग गया है। तुम वही तो नहीं हो? फिर इसने बहुत गौर से मुझे देखा और बोला, तुम्हारा हुलिया तो वही है, लंबा कद, सफ़ेद रंग, भूरे बाल और घनी मूंछें। हाँ यही तो हुलिया था। नानक राम के बेटे ने हंसकर पुलिस वालों से कहा था कि वो डाकू अंग्रेज़ है क्या? मैं डाकू हूँ ना कातिल। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है पुलिस ने। मैंने मदम लहजे में कहा। फिर खुशामदाना अंदाज में बोला, मुझे 2-4 दिन के लिए यहीं छुपा रहने दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं
पहुँचाऊँगा। रामू ने सवालिया अंदाज में हरी को देखा, जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रहा हो कि क्या ख्याल है, मान लो इसकी बात। हरी ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है भैया, तुम यहीं छुपे रहो, मगर एक बात समझ लो, अगर पुलिस को मालूम हो गया कि तुम यहाँ छुपे हुए हो तो मैं कोई रियायत नहीं करूँगा और तुम्हें खुद पुलिस के हवाले कर दूँगा, वरना वो मेरा जीना दोभर कर देंगे। ठीक है चाचा, मैंने हंस कर कहा। पुलिस यहाँ तक पहुँच भी गई तो मैं खुद कह दूँगा कि मैं ज़बरदस्ती यहाँ छुपा था। इनमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है। तुम तो सुबह से भूखे भी हो गए। रामू ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। मुझे खुद भी अचानक एहसास हुआ था कि मैं भूखा हूँ। मुझे प्यास भी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं खामोश रहा। रामू जाते जाते चौंक कर रुक गया, फिर पुरख्याल अंदाज में बोला, मगर तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें अपने धर्म के भ्रष्ट होने का खतरा है तो मुझे मिट्टी के बर्तन में पानी ला दो, बाद में इसे फेंक देना। मैंने कहा, ये बात नहीं है भैया। रामू ने कहा, मुझे तो तेरे धर्म का ख्याल है, मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। मैंने हंस कर कहा। वो जाने लगा तो मैं बोला, चाचा किसी को मेरे बारे में बताना मत। मुझे ये फिक्र लाहक हो गई थी कि कहीं वो खुद ही पुलिस को मुतला न कर दे। इसे भला क्या ज़रूरत थी एक कातिल और दहशतगर्द को पनाह देने की, और दहशतगर्द भी मुसलमान। मैं इसे जाने से रोक भी नहीं सकता था। मैं इसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करता तो वो दोनों शोर मचाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लेते। इस सूरत हाल का सिर्फ एक हल था कि मैं इन दोनों को ठिकाने लगा दूं। ये मैं करना नहीं चाहता था। इनसे भला मेरी क्या दुश्मनी थी कि इन बेगुनाह लोगों का खून मैं अपनी गर्दन पर लेता। हरी तो यूँ भी मजलूम था। रामू के जाने के बाद मैंने हरी को देखा, वो खिलाओं में तक रहा था। इसके चेहरे पर अजीब सी हसीयत और बेबसी थी। इसकी आंखें वीरान थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मुर्दा आदमी की आंखें हों। इसे देखकर मुझे बेख्तियार इससे हमदर्दी महसूस हुई और मैंने अचानक इसकी मदद करने का फैसला कर लिया। मैंने अचानक इसे मुखातिब किया, हरी चाचा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। वो चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर खोए खोए लहजे में बोला, तुमने भी मेरी बेबसी की कहानी सुन ली, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ चाचा। मैंने कहा, तुम क्या मदद करोगे? तुम खुद पुलिस से छुपे छुपे फिर रहे हो। मैं छोटे ठाकुर को ठिकाने लगा दूंगा। मैंने ऐसे लहजे में कहा कि हरी भी लर्ज गया। मुझे बताओ इसकी हवेली किस तरफ है? मैं आज ही गांव वालों को ठाकुर के जुल्म से निजात दिला दूंगा। हरी की आंखें चमकने लगी, फिर फ़ौरन ही इनकी चमक मांद पड़ गई और वो उदास लहजे में बोला, मगर तुम अकेले क्या कर सकोगे? इसके पास तो बदमाशों की एक फ़ौज है, हथियार हैं, चौकीदारी के लिए बहुत से आदमी हैं। तुम तो बिल्कुल खाली हाथ हो। गाँव का कोई आदमी तुम्हारा साथ नहीं देगा। गाँव के किसी आदमी को बताना भी मत। मैंने सख्त लहजे में कहा, वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। बस तुम मुझे इस हवेली तक पहुंचा दो, फिर मैं जानूँ और मेरा काम। तू भी किसी माँ का बेटा है, मैं जानते बूझते तुझे नरक में कैसे धकेल सकता हूँ। मेरी फिक्र मत करो चाचा। मैंने कहा, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। हो सके तो कहीं से मुझे एक राइफ़ल ला दो। मेरी बात सुनकर हरी तंजिया अंदाज में हंसने लगा। राइफ़ल? हम गरीबों के पास राइफ़ल का क्या काम? इस दौरान में रामू भी वापस आ गया। वो बाजरे की 2 मोटी मोटी रोटियाँ, साग और मक्खन लेकर आया था। इसने खाना मेरे सामने रखा और बोला, झोंपड़ी के बाहर पानी का मटका भी मौजूद है, जाकर हाथ मुंह धो लो। खाने के बाद मुझे शिद्दत से सिगरेट की तलब महसूस हुई। रामू और हरी हुक्का पी रहे थे। रामू ने हुक्का मेरी तरफ भी बढ़ा दिया। मैंने 2 ही कश लिए थे कि शदीद खांसी हो गई। मैं बुरी तरह खांसने लगा। वो दोनों हंसने लगे और बोले, ये हुक्का तुम्हारे बस का नहीं है बेटा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उठकर पानी पीने के लिए झोंपड़ी से बाहर चला गया। सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा तेजी से फैल रहा था। पानी पीने के बाद मैं कुछ देर तक खुली फिजा में गहरे गहरे सांस लेता रहा। दूर कहीं लोगों के हंसने बोलने की आवाज़ रही थी। मैं वापस झोंपड़ी में आया तो रामू और हरी सर जोड़े कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। मुझे देखकर वो दोनों खामोश हो गए। फिर रामू आहिस्ता से बोला, बेटा तूने बहुत ख़तरनाक फैसला किया है, इसमें तेरी जान भी जा सकती है। मेरी जान तो यूं भी दाव पर लगी है चाचा। मैंने जवाब दिया, न जाने कब पुलिस की कोई गोली मुझे चाट जाए या फांसी का तख्ता मेरा मुकद्दर हो। मगर बेटा नहीं चाचा, मैंने इसकी बात काट दी। मैं फैसला कर चुका हूँ कि ये रात ठाकुर की ज़िंदगी की आखिरी रात है। मुमकिन है ये मेरी ही आखिरी रात साबित हो, मगर अब मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। मेरा लहजा हतमी था। मगर तू अकेला भी है और निहत्ता भी, रामू ने कहा। फिर कुछ सोच कर बोला, एक जगह से तुझे हथियार मिल सकते हैं। मुझे बताओ चाचा, मुझे कहाँ से हथियार मिल सकते हैं? मैंने जल्दी से पूछा। रघुमल के घर से, इसने आहिस्ता से कहा। रघुमल छोटे ठाकुर का नौकर है। रात को वो छोटे ठाकुर की हवेली में होता है और एक पहर रात गुजारने के बाद वापिस आ जाता है। वो छोटे ठाकुर का खास आदमी है। ठाकुर के हुक्म पर लोगों को मारना, पीटना, चोरियां करना और लड़कियों को उठाकर हवेली में पहुंचाना इसका काम है। गांव के लोग इसके साए से भी कांपते हैं। इसकी बीवी और बेटियां तक इससे नफरत करती हैं। तो फिर मेरा पहला शिकार रघु ही होगा चाचा, मैंने कहा। फिर इसके घर तक पहुंचा दो। फिर मैं कुछ सोच कर बोला, चाचा मुझे कहीं से कपड़े नहीं मिल सकते? इन कपड़ों में मुझे सर्दी महसूस हो रही है। कपड़े तो नहीं है बेटा, रामू ने कहा। हाँ, एक गर्म जर्सी है मेरे पास, मैंने पिछले साल नीलामी में ख़रीदी थी। ये कहकर वो घास के ढेर
के पीछे चला गया। थोड़ी देर खटपट करता रहा, फिर लौटा तो इसके हाथ में एक पुरानी फौजी जर्सी थी। ये लो, इसमें जाड़ा नहीं लगेगा। मैंने तशक्कर अमेज़ अंदाज में इसका शुक्रिया अदा किया और जर्सी ले ली। रात के 8 बजे के करीब गाँव में सन्नाटा छा गया। यूँ भी सर्दियों की रात में गाँव के लोग सूरज गुरूब होते ही घरों में बंद हो जाते हैं। मैं और रामू आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए रघुमल के घर की तरफ जा रहे थे। उस दिन सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी, या फिर ये मेरा एहसास था। जर्सी की वजह से मेरा जिस्म तो किसी हद तक सर्द हवाओं से महफूज हो गया था, मगर मैं ढीला ढाला पजामा और चमड़े की हल्की सी चप्पल पहने हुए था। मुझे अगर इल्म होता कि मुझ पर यह अफ्तादा पड़ेगी तो घर से निकलने से पहले ही अपनी जीन्स, चमड़े की जैकेट और जोगर्स पहन लेता, मगर हम तो इस वक्त सिर्फ चहलकदमी के मूड में थे। बस अचानक ही पुलिस आ पहुंची थी। वो सामने जो पक्का मकान है, रघु वहीं रहता है। रामू ने कुछ फासले पर वाक़ एक पुख्ता मकान की तरफ इशारा किया। ठीक है चाचा, अब तुम जाओ। अब तुमसे इस वक्त मुलाकात होगी जब मैं इस हथियारे छोटे ठाकुर का खात्मा कर दूंगा। ये कहकर मैं मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा था। गली में घूप अंधेरा था, मुझे मकान का दरवाज़ा दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं कुछ और नज़दीक पहुंचा तो मुझे मकान का दरवाज़ा नजर आया। वो लकड़ी का मजबूत दरवाज़ा था। मेरे हाथ में लंबी सी लाठी थी, इसके एक सिरे पर लोहे की शाम थी और रामू ने इसे खूब तेल पिलाया था। यही लाठी इसका हथियार थी जो इसने मेरे हवाले कर दी थी। मैं और आगे बढ़ा तो अचानक एक कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। वो न जाने अंधेरे में कहाँ छुपा बैठा था। मैंने लाठी 2-3 दफ़ा ज़मीन पर मारी तो कुत्ता कुछ पीछे हट गया, मगर मुसलसल भौंकता रहा। ये एक नई आफत पड़ी थी। वो कुत्ता भौंक भौंक कर गाँव के दूसरे लोगों को भी इधर मुतवज्जा कर सकता था। काश मेरे पास रिवॉल्वर होता, मैंने सोचा। जीप से छलांग लगाते वक्त रिवॉल्वर वहीं कहीं गिर गया था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि रुक कर इसे तलाश करता। मैं गिरते ही झाड़ियों में घुस गया था। अब फौरी तौर पर इस कुत्ते को खामोश करना ज़रूरी था, वरना मेरा सारा मंसूबा चौपट हो जाता। मैं आगे बढ़ता तो कुत्ता भौंकता हुआ नज़दीक आ जाता। मैंने इसे नज़दीक आने दिया। वो यूं ही मेरी लाठी की जद में आया। मैंने लाठी दोनों हाथों से पकड़ी और घूम के पूरी कुव्वत से कुत्ते पर वार कर दिया। लाठी इसकी खोपड़ी पर पड़ी, इसके मुंह से हल्की सी च्याऊ की आवाज़ निकली, फिर वो ज़मीन पर ढेर हो गया। अचानक सामने वाले मकान की खिड़की खुली तो मैं फुर्ती से दीवार के साथ चिपक गया। चंद लम्हे बाद खिड़की दोबारा बंद हो गई। मैं चंद लम्हे दीवार से चुपका बैठा रहा। कुत्ते की खामोशी के बाद वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। मैं थोड़ी देर खड़ा सुनगुन लेता रहा, फिर आगे बढ़ के रघु के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर अंदर से आहट सुनाई दी। फिर कोई भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कदमों की चाप दरवाजे के नज़दीक आकर रुक गई और किसी मर्द की करख्त आवाज़ सुनाई दी। कौन है? मुझे छोटे ठाकुर ने भेजा है, मैंने हिम्मत करके कहा। छोटे ठाकुर ने? अंदर से बोलने वाले की आवाज़ में हैरत थी, मगर छोटे ठाकुर का नाम सुनने के बाद इसने मज़ीद जिरा नहीं की और फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है? इसने अंधेरे में आंखें फाड़ के मुझे घूरने की कोशिश की। इसका कद दरमियाना मगर जिस्म गैंडे की तरह फैला हुआ था, सर घुटा हुआ था और इसने सर्दी से बचने के लिए पुरानी वज़ा का एक कोट पहन रखा था। वो इस वक्त नशे में भी था, क्योंकि इसके मुंह से शराब के भभके उठ रहे थे। छोटे ठाकुर ने तुम्हें बुलाया है, मैंने कहा। तुम कौन हो? इसने मुश्तबा अंदाज में कहा। मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है रघु, मैंने सख्त लहजे में कहा। एकदम चौंक उठा और झपट कर मेरी गर्दन पकड़ ली। कौन है तू? इसने गुर्रा कर कहा। बता वरना मैं तेरा झटका कर दूंगा। तू रघुमल को नहीं पहचानता। मुझे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं इसे रघुमल समझा था। मेरा ख्याल था कि वो आज किसी वजह से हवेली नहीं जा सका होगा, इसलिए मैंने बहुत एतमाद से इसे रघुमल कह दिया था। इसने जो ही मेरी गर्दन पकड़ी, मैंने लाठी का सिरा बलम की तरह इसके घुटने पर मारा। ज़रब खासी शदीद थी, इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने लाठी छोड़कर इसकी बैल जैसी मोटी गर्दन दबोच ली। इसने हलक की आवाज़ निकालने की कोशिश की, मगर मैंने इसकी गर्दन के गिर्द हल्का तंग कर दिया और पूरी कुव्वत से इसे दबाने लगा। वो खासा जानदार आदमी था, इसलिए मेरे काबू में नहीं आ रहा था। हम इस वक्त एक वसी और ई सहन में थे। सहन के बाद एक बरामदा था। बरामदा क्या, लकड़ी की बैलों पर एक छप्पर सा पड़ा हुआ था। इसी छप्पर के कोने में धुंधली चिमनी की एक लालटेन लटकी हुई थी। इसकी गर्दन दबोचे दबोचे मैंने चल लम्हे इर्द गिर्द का जायजा लिया। अंदरूनी कमरों के दरवाजे बंद थे, मगर अंदर से कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ रही थी। वो गंजा अगर ज़रा सी भी आवाज़ निकाल देता तो अंदर से कोई भी आ सकता था। रामू और हरी के सारे अंदाजे गलत हो गए थे कि इस वक्त रघु के घर में इसकी बीवी और बेटियों के अलावा कोई नहीं होगा। मैंने जिस्म की पूरी कुव्वत अपने दोनों हाथों में मुंतकिल कर दी। गंजा बुरी तरह हाथ पाँव मारने लगा। लालटेन की धुंधली रोशनी में इसका चेहरा मजीद भयानक लग रहा था। इसकी आंखें हल्कों से उबली पड़ी थी। फिर अचानक इसने हाथ पैर छोड़ दिए और बेजान होकर ज़मीन की तरफ गिरने लगा। मैंने एक हाथ से इसे संभाला और दूसरे हाथ से इसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर कराटे का खौफनाक वार किया। चटाक की आवाज़ के साथ इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। मैंने इसे आहिस्ता से फर्श पर डाला और इसकी तलाशी लेने लगा। इसकी जेब में चंद करेंसी नोटों और एक ग्राल
धारी वाले चाकू के अलावा कुछ नहीं था। इसे अपनी कुव्वत पर इतना नाज था कि इसने चाकू निकालने की ज़हमत भी गवारा नहीं की थी। यही खुशफहमी इसकी मौत का सबब बन गई। मुझे खदशा था कि गंजा वापस नहीं पहुँचेगा तो अंदर से कोई दरियाफ्ते हाल के लिए ज़रूर आएगा। मैंने गंजे की लाश को घसीट कर दीवार के साथ डाल दिया। गंजे को ठिकाने लगाने में मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटे गुजर गए। मैंने चाकू जेब में डाला, बढ़कर लाठी उठाई और दौड़कर फुर्ती से लालटेन बुझा दी। एकदम वहाँ घूप अंधेरा तारी हो गया। मैं इस दरवाजे की तरफ चिपक कर खड़ा हो गया जहाँ से बातें करने की आवाज़ रही थी। यार तुम पत्ते तो बांटो, अंदर से कोई झिंझला कर बोला। अरे यार भोले को तो आ जाने दो, पता नहीं कहाँ जाकर मर गया। दूसरी आवाज़ आई, ठहरो यार मैं देखता हूँ। तीसरी आवाज़ सुनाई दी, यार रघु तुम बैठो मैं जाकर देखता हूँ, साला जहाँ जाता है बैठ जाता है। यह आवाज़ किसी चौथे आदमी की थी। गोया अंदर कम से कम 4 आदमी तो थे ही, ज़्यादा भी हो सकते थे। वो चारों मुसल्ले भी होंगे, मुसल्ले ना हुए तो हो जाएंगे, क्योंकि रामू की इतला के मुताबिक असला तो घर में मौजूद ही था। फिर अंदर आहट सुनाई दी, कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। मैं दीवार से बिल्कुल चिपक गया। अचानक दरवाज़ा खुला और कोई बाहर निकल आया। मैं काफ़ी देर से अंधेरे में था, इसलिए मेरी आंखें अंधेरे की आदी हो गई थी। बाहर निकलने वाले ने अपने पीछे दरवाज़ा भीड़ दिया था। वो लंबे कद और उकाहरे जिस्म का आदमी था। जिस्म पर धोती और कुर्ता था। सर्दी से बचने के लिए इसने जिस्म के गिर्द चादर लपेट रखी थी। वो पीछे देखे बगैर बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर इसने हैरत से दाएं बाएं देखा, फिर दरवाज़ा खोल कर बाहर झांकने लगा। मैंने चप्पल उतारी और पंजों के बल बेआवाज़ दौड़ता हुआ इसके सर पर जा पहुंचा। इसे एकदम खतरे का एहसास हुआ। वो तड़प कर पलटा, मगर इसके सितारे गर्दिश में आ चुके थे। मैंने इसके सर पर लाठी का भरपूर वार किया, जो उछट कर इसके शाने पर लगा। इसके मुंह से गर्राहट सी आवाज़ हुई, मगर वो अपने पैरों पर खड़ा रहा। इसका मतलब ये था कि मेरा वार ओछा पड़ा है। इसने फ़ौरन चादर एक तरफ फेंक दी और धोती के डब में हाथ डालने की कोशिश की। मैंने पूरी कुव्वत से इसके सीने पर लात जड़ दी। वो खुले दरवाजे में से बाहरी गली में जा गिरा। इसके जिस्म से टकरा कर दरवाजे से ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई। नताइज की परवाह किए बगैर मैंने भी छलांग लगाई और इसे दबोच लिया। मैं खेल जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता था, वरना वो लोग मुझे ख़त्म कर देते। मैंने इसकी ठोड़ी पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया। फ़ौरन इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मैंने बिजली की सी तेज़ी से इसकी तलाशी ली तो मुझे पुरानी साख्त का भोंडा सा एक रिवॉल्वर मिल गया। इस वक्त वो रिवॉल्वर मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। मैं पिस्तौल लेकर इसी तेज़ी से उछला और दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। क्योंकि दरवाजे की धड़धड़ाहट अंदर तक पहुंची थी और सहन में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर कोई बुलंद आवाज़ में बोला, कौन है, क्या हुआ? चीखता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। रास्ते में मेरी लाठी पड़ी थी। वो लाठी से उलझ कर यूँ गिरा कि इसका आधा धड़ बाहर था और पैर अंदर थी। इसके हाथ में राइफ़ल थी। मैंने आगे बढ़कर राइफ़ल इसके हाथ से छीनी और इसके बट से इसकी खोपड़ी पर वार किया। इस वक्त जैसे मुझ पर खून सवार हो गया था। गिरने वाला चोट खा के साकित हो गया। क्या हुआ रघु? अंदर से कोई चीख कर बोला। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।